Okay, children. So today we'll discuss some problems, okay, on chapter surface chemistry. Okay. Problems on surface chemistry. So as I told you, the surface chemistry we completed if we complete adsorption, if we complete catalysis, and if we complete colloids. Okay, children. So total surface chemistry is around adsorption, catalysis and colloids. ठीक है बेटा, तो इन तीन चीजों पे हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग एडजॉर्प्शन के लिए पढ़ चुके हैं, कैटालिसिस के लिए लगभग पूरा खत्म होने वाला है कैटालिसिस, तो और कोलाइड्स अभी बाकी है। तो ओके, एनी हाउ, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम होने से हमसे पूछ लीजिएगा। एक प्रॉब्लम है बेटा, जो अभी हम लोग एक काम करेंगे, सारे प्रॉब्लम किस पे बनाएंगे, एडजॉर्प्शन पे ना, ठीक है, फिर कैटालिसिस, फिर कोलॉइड्स। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने अभी तक एडजॉर्प्शन आपको पढ़ा दिया। ओके, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर ये आप क्या करा रहे हैं अभी? ये आज आप जुड़ी हो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सीनियर्स के लिए वीडियो बना दें। ठीक है, अब आप आ गए हो तो हम आपके लिए टॉपिक पढ़ा देंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हम लोग कितना दिन एब्सेंट हो, कितना दिन एब्सेंट किया आपने? सर 2 दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था। ओके, राइट। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या था टॉपिक हम लोग का? सर हम लोग जो कर रहे थे उस दिन, सर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कर रहे थे ना? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हो गया था या? और साथ साथ उसके साथ अपने ग्राफ भी कराया था। एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो गया ना आपका? हाँ। फिर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे। आयनाइजेशन एंथैल्पी में कहाँ तक पहुंचे थे? आयनाइजेशन एनर्जी करने के अच्छा चलो, एक बार मैं थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूँ, फिर क्योंकि बीच में गैप हो गया था ना, तो मैं बता देता हूँ। चलो एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी को शुरुआत से ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, शुरू से। ठीक है, ठीक है बेटा। यस ओके, यस। तो कोई पूछेगा आपसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो आप बताइएगा। शॉर्ट में तो पहले तो आई लिख देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल आर नियरली सेम। ठीक है, तो हम लोग कभी आयोनाइजेशन एनर्जी, कभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये है क्या, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो द मिनिमम ओके, एनर्जी
okay, required energy, minimum amount of energy required. आवाज मेंटेन करो बेटा. यस सर. आवाज मेंटेन करो, बैकग्राउंड नॉइज है कोई, आपका है या किसी और पार्टिसिपेंट का है? पता नहीं सर. Anyhow, the minimum amount of energy required, okay, required to remove the most loosely bounded electron, okay, from an isolated neutral gaseous atom is called ionization energy. ओके चलो, तो ये है मतलब एक एटम रहेगा, ओके, ये एटम है और उससे कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है न्यूक्लियस. तो जाहिर सी बात है अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर तो यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, और जैसी आप एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एटम एक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. कंडीशन अप्लाइड है, वो जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए. आइसोलेटेड मतलब उसमें दूसरे एटम का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ओके. और तो आइसोलेटेड है, इसका मतलब ही है कि ऑटोमेटिकली वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा. और पहला इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो एटम को न्यूट्रल भी होना चाहिए, ठीक है. तो और जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो सबसे लूजली बाउंडेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है जो टाइटली बाउंडेड है उसको निकालने का प्रयास करो, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा. तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो सबसे लूजली बाउंडेड था, ओके. तो तो अब बात कर सकते, देखो मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, ठीक है. यस. अब आप देखिए इसमें इसको लिखेंगे कैसे. तो M और बगल में गैस लिख दो, मतलब ये एक एटम है, गैसियस स्टेट में है, और आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, IE1, मतलब इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रोसेस है उसके लिए आप एनर्जी दे रहे हो, और वो निकल जाएगा. देखिए अगर आप सफिशिएंट एनर्जी दे दोगे तो वो कैटायन में चेंज हो जाएगा और उसका ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. यही वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, यही वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, और इसी के लिए एनर्जी लगा है, ठीक है. यस सर. हाँ, कोई पूछे कैसा प्रोसेस है ये भाई, प्रोसेस कैसा है, तो आप एनर्जी दे रहे हो ना, आप दे रहे हो सिस्टम को, इस एटम को आप एनर्जी दे रहे हैं. सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा. स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके एक मिनट. सर अभी दिख रहा है. हाँ ठीक है, ओके. तो ये कैसा प्रोसेस है, तो कोई पूछेगा आपसे तो बता देना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस. अच्छा, एंडोथर्मिक प्रोसेस को ऐसा भी लिख सकते हो कि LH इक्वल टू पॉजिटिव. एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लेने वाला, है ना. हम लोग उसको एनर्जी देंगे, वो हमको नहीं देगा, हम उसको देंगे. ऐसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. हाँ, कोई प्रॉब्लम होने से फटाफट पूछिएगा.
सर एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना, तो हम हमारे लिए नहीं बोल रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए, वो जो सिस्टम है, वो जहाँ रिएक्शन हो रहा है वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो अच्छा, एब्जॉर्ब वो करेगा कहाँ से, हम जब वो देंगे तो। प्रोसेस हो रहा है तब। हाँ, जब वो प्रोसेस हो रहा है तब। ठीक है। यस सर। हाँ, अब जैसे इसको एक एग्जांपल समझिए कि जब मतलब मान लेते हैं हम किसी ऑटो में या कहीं पर ओला में बैठ के जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, तो बताइए वो चलते जाएंगे, तो ड्राइवर हमको पैसा देगा या हम ड्राइवर को पैसा देंगे? हम लोग देंगे ड्राइवर को हाँ, पैसा। तो हम जब ड्राइवर को पैसा दे रहे हैं तो वो है एंडोथर्मिक, हम लोग पैसा उसको दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए खर्चा है एक। ठीक है। लेकिन हाँ, यस सर। लेकिन जब हमारे पास कोई इनकम होती है, जब हमारे पास जैसे मान लेते हैं सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिल रही है मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है। ओके, हमारे पास आ रहा, कोई हमको पैसा दे रहा है। ठीक है, तो हम यस अपने सर। लिए देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो जाहिर सी बात है हम दे रहे हैं, इसीलिए वो सिस्टम ले रहा है। और हम यहाँ पर इस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम एनर्जी ले रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। यस सर। क्यों क्यों ले रहा है वो एनर्जी, क्यों ले रहा है, क्या करेगा वो, इतना एनर्जी लेके करेगा क्या? नो आइडिया? नो आइडिया बेटा? नहीं सर। नो आइडिया। ओके, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला ना बेटा, यहाँ पर है देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, मैं देखिए यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये जो एटम है ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, देखो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस ने खींच के ना रखा हुआ है, ये मालूम है कि खींच के रखा है। हाँ। ठीक है, तो अब जब ये खींच के रखा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन इसका है, और अगर हम जबरदस्ती अब इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है हमको तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, एक पावर एनर्जी लगाना देना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, तभी वो निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं हम, क्यों चाह रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा एक अलग बात है, लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो हम उसको एनर्जी देंगे। ठीक है बेटा? एनर्जी देना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो सिस्टम एनर्जी ले रहा है और हम एनर्जी दे रहे हैं। तो जो है ये सब पूरा हम सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में उसने एनर्जी ली, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको धीरे धीरे याद करते जाइएगा, सेट हो जाएगा ब्रेन में। हाँ एनर्जी लेने से इलेक्ट्रॉन्स आता है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। समझ में आई बात? यस। फिर जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे मैं यस बता सर। दूंगा कि वो जाकर वो कहाँ गया एक्चुअली। ठीक है बेटा, यस निकाल तो सर। दिए हम लोगों ने, लेकिन वो गया कहाँ, तो उस पर भी एक पूरा इंफॉर्मेशन है, मैं आपको जब जरूरत पड़ेगा तो दूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब निकला है तो कोई ना कोई तो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो मैं उसको भी बताऊंगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, इसका मेजरमेंट कैसे होगा, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं ना, तो आप लिख लीजिए मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, पर एटम, ये उसका एनर्जी है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किलो जूल पर मोल, या फिर सर हम लोग आपका बोल स्क्रीन नहीं दिख रहा। किलो कैलोरी पर मोल। वो थोड़ा सा मौसम डिस्टरबेंस है ना, इसलिए कभी कभी हाँ डिस्टर्ब सर, होगा। यहाँ पे बारिश हो रहा था। हाँ, इसीलिए आपका ना, इसीलिए डिस्टरबेंस हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर 4-5 सेकंड के बाद वापस आ जाता होगा, देख लीजिएगा। ठीक है सर, मेरा ही नेट में प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है, देखिए एक बार तब तक और एक बार हम नेटवर्क को रिफ्रेश कर देते हैं।
क्लियर हाँ आने से सर, अभी मतलब दिख रहा है, अभी दिख रहा है। आ गया ना? देखो तो बेटा आया क्लियरिटी? यस सर। ओके, तो कोई पूछेगा ना आपसे तो पहले तो एक काम करिएगा, फिर पढ़ने के चला दो, गया। हाँ आ नहीं जाएगा, आया। आ जाएगा। ठीक है, मैं ये ओके। बोल रहा हूँ कि ये सब आपको ना ये सब याद करते जाना है, याद भी करते जाना है और समझते भी जाना है, लेकिन याद करना ज्यादा जरूरी है ना? याद करना ज्यादा याद तो जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी। याद करोगे तब आपके दिमाग में कुछ सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे तो आप पूछेंगे और पूछेंगे तो हम और फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे, ऐसे समझते समझते एक दिन आप परफेक्ट बन जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा पढ़ते जाना है बस। तो देखिए मैंने अभी तक 3 पॉइंट लिखे हैं। एक तो डेफिनेशन ऑफ यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर मैंने उसको एक शॉर्टकट वे से दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, और फिर मैंने बता भी दिया कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो मतलब वो जो प्रोसेस जहां पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकलने का, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब वो एनर्जी लेगा तब काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। साइंटिफिक वे से इसी तरह से बोलते हैं। Yes. और उसका मेजरमेंट में एनर्जी लग रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोल सकते हैं, या फिर किलो जूल पर मोल्स बोल सकते हैं, या किलो कैलोरी पर मोल। इस तरह से हम एनर्जी का जो यूनिट होगा उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है कि कितना किलो कैलोरी पर मोल लग रहा है भाई, कितना किलो जूल पर मोल लग रहा है। हर चीज का एक रेट होता है, कोई भी काम, छोटा से छोटा सामान खरीदिए, बड़ा से बड़ा सामान खरीदिए, एक रेट होता है कि कितना लग रहा है भैया, समझ गए? तो पर मोल, तो केमिस्ट्री में मोल पर ज्यादा अहमियत करते हैं हम लोग, ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो मोल का क्वांटिटी। ठीक है, तो जब मोलर मोलर कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट तो और अच्छा समझ में आएगा। तो पर मोल के रेस्पेक्ट में हम लोग कोई भी एनर्जी वगैरह जनरली कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या करना है, फिर थोड़ा सा ये सब याद करना है। ये सब याद करते चले जाइएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है बेटा, जो पर एटम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इक्वल होता है, ठीक है, 23.06 ओके किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। और वो बराबर होता है, ठीक है, वो बराबर होता है 96.45 ओके किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, और ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये कुछ वैल्यूज है बेटा, आप याद करिएगा इसको, ठीक है? ये सब याद करना पड़ेगा हाँ वैल्यूज। बेटा, एकदम एकदम करना ही पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इक्वल टू, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। देखिए तो 23, लगभग 23, लगभग याद रखिए, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन 23 किलो कैलोरी बोलना सीखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे याद करना पड़ेगा बार बार बोल बोल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे याद करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96.45 किलो जूल पर मोल, ऐसे पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना? बिना मेहनत का कुछ नहीं आने वाला।
लेकिन एक बात है कि जब आ जाएगा तो फिर बहुत संतुष्टि मिलेगी आपको साइंस पढ़ने में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ऐसे करके सब सेट होते जाएगा ब्रेन में। ये सब इंस्टॉल करिए अपने ब्रेन में। एनी हाउ, और हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, ठीक है। इसको कहते हैं, देखो, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ये देखो, पहले एक मेटल था या एटम था गैसीय स्टेट में, तो आपने उसको IE1 दिया तो वो बन गया M+, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जनरली इलेक्ट्रॉन भी लिखेंगे तो चलेगा, ऊपर माइनस लगा देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपका भी आदत हो जाएगा वो लिखते लिखते। फिर इसको क्या कहते हैं मालूम है? 1+ जब आता है, ये अभी न्यूट्रल है बेटा, ये न्यूट्रल एटम है। लेकिन अब ये जो चीज बन गया, ये यूनी पॉजिटिव बन गया। यूनी पॉजिटिव, यूनी मतलब एक, पॉजिटिव आयन बन गया ये यूनी पॉजिटिव आयन। यूनी मतलब एक चार्ज वाला आयन, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। इसके दूसरे स्टेप में क्या करेंगे देखो, फिर अगर आपको और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उसका नाम है IE2। IE2 मतलब अब उसी एटम से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके ऊपर अब 2+ आ जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकला। इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन। उसी तरह से अगर मान लेते हैं M+2 है, ये गैसियस फॉर्म में है, अगर आप इसको और एनर्जी दे रहे हैं तब ये बन जाएगा M+3। इस तरह से आपका काम बढ़ेगा ये। तो ये जो आपने एनर्जीज दी है बेटा यहाँ पर, ये एक ही एटम को दी है आपने। दिस इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, तो इनको एक ही एटम से लगातार निकालते जा रहे हैं तो उसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ये कौन सा आयन बन गया? इसको कहेंगे ट्राई पॉजिटिव पॉजिटिव आयन। ठीक है बेटा, बढ़ जाए आगे। सर आप जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है? लगता है मेरा ही नेट में प्रॉब्लम कर रहा होगा। हाँ, क्योंकि मेरी तरफ से बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, तो उधर होगा। आज बरसात हो रहा है ना, इसलिए। देखो तो अभी आया? अभी तो ब्लर आ रहा है स्क्रीन। सर वापस से रिजॉइन करके करूं? हाँ बेटा, एक बार रिज्वाइन करो तो। ठीक है। आया? यस सर। थोड़ा क्लैरिटी आया? अभी आया हाँ, क्लियर ठीक है। इसीलिए स्क्रीन। जब ऐसा आ जाए ना तो उसको रिज्वाइन कर लिया करो। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू किए लगातार। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, चला तीसरा गया, इलेक्ट्रॉन। इसको ठंडा लगता है। ओके, बढ़े आगे बेटा। यस सर। ओके, तो अब इसमें ना, इसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको
भात चढ़ा दिए अरे दादी, हम चले नहाने। ये वाला थोड़ा सा कौन बात करने लग जाता है। ओके, आपकी तरफ से आवाज आ रही थी क्या बेटा? हेलो? सर वो तो दूसरे पार्टिसिपेंट से आ रहा होगा। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने कलो कर दिया है, उसको म्यूट कर दिया है। यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव। सर ये जो आप लिख रहे हैं यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव, मतलब कि उन लोगों को जब पॉजिटिव चार्जेस मिल रहे हैं जितने नंबर्स के, वो सब उस हिसाब से नेम्ड है। हाँ, उस हिसाब से नाम बोला जा रहा है, समझ गए? अच्छा, उस हिसाब से नाम बोला जा रहा है। और वो जो आपने IE1, IE2 और IE3 मतलब कि हाँ, ये क्या है? लेकिन ये IE1, IE2 यही तो एनर्जी दे रहा हूँ मैं उनको, जो हाँ, दे दे। एटम एटम को जो एनर्जी दे रहा हूँ ना, ये उसका वैल्यू है। यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगा, जैसे मैंने यहाँ 10 जूल दिया, तो यहाँ पर 20 जूल दिया, तो यहाँ 30 जूल दिया। ये एनर्जी का नाम, यही तो कैलकुलेट करना है हम लोग को आगे जा करके कि कितना कितना एनर्जी लगेगा। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, ये भी केटायन है, ये भी केटायन है, ये भी केटायन है, केटायन। और केटायन नहीं समझ में आया तो आयन समझो, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है। लेकिन अब तीनों में कोई पूछे कौन सा आयन है, तो बोलना एक चार्ज वाला आयन। अब एक चार्ज वाला आयन को टेक्निकली कहते हैं यूनि पॉजिटिव आयन, दो चार्ज वाला आयन को डाई पॉजिटिव आयन, तीन चार्ज वाले आयन को ट्राई पॉजिटिव ट्राई आयन, पॉजिटिव है। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, यस। ओके। नेक्स्ट, इसमें याद क्या रखना है? हमको याद रखना है ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा, कौन सा एनर्जी कम होगा, तो हमेशा याद रखना, ये जो आप किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो कम होता है, ठीक है, फिर बाद में वो ज्यादा होता है, और उसी एटम से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रल स्टडीज एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सब मेथड्स हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, देन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सर आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वो दिख नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारा आज हमको लग रहा है नेटवर्क डाउन हो गया बहुत। हाँ सर, वही वही वो बारिश हुआ है आज सुबह से। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्लोली स्लोली जाऊंगा, जब ठीक है जब ठीक जब जब नेटवर्क ठीक होगा तब तक भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक तब है। तक फिर मैं भी नोट डाउन कर लेती हूँ। क्या कर लूं? मैं भी नोट डाउन कर रही हूँ। हाँ, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। देखो तो कहाँ से नोट डाउन करना है, शुरू से सर करेंगे वही क्या? जो नहीं नहीं, ये जो आप लिख रहे हैं अभी वो वाला। अच्छा, ओके। देखो यहाँ से आया ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं सर, अभी वो, हाँ वो सक्सेसिव आई वाला दिख रहा है, वो जो 3 रिएक्शंस था। हाँ, चलो लिखो उसको। फिर उसके बाद दूसरा लाइन लिखा, स्पेक्ट्रल लाइंस एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सर 1 मिनट सर।
हाँ सर, ये 3 लिख लिया, ये 3 रिएक्शन जो सक्सेसिव IA का था। ठीक है, उसके बाद मतलब ये स्पेक्ट्रल लाइंस और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये सब का वैल्यू मिलता है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, कैसे मिलता है वो एक अलग फिर कहानी है, वो अलग किसी दिन बताएंगे, लेकिन अभी हम ये मेथड से बता रहे कि इस मेथड में से कैलकुलेशन होता है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ओके। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन से पे। वन है एटॉमिक साइज, ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तीसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। सर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, भूल गए। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा फिर से, है ना, मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर है चौथा है पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, और फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो पहले पॉइंट सब लिख लो, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिख लिया सर, लिख लिए। ओके राइट, तो हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए, ये सभी लोग के चलते ये जो एनर्जी होता है ना, कि कितना एनर्जी हमको देना है, ठीक है, ये बहुत सारी बात पे डिपेंड करता है। एटम छोटा है या बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है या ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है या ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कैसा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है कि हमें आखिर आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कितना देना है, कितना एनर्जी देना है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, तो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बताओ। सर 5 फैक्टर्स, 5 एटॉमिक फैक्टर है, साइज है, दूसरा न्यूक्लियर हाँ चार्ज, हाँ, तीसरा बोलते जाओ। स्क्रीनिंग इफेक्ट, चौथा पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल, और फिफ्थ वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये आपका 5 है। अब मैं एक एक करके बताऊंगा कि ये कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है, और इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। तो मैं एक एक करके आपको डिस्प्ले करता हूँ, देखो। कोई भी डाउट होने से ना आप पूछ लीजिएगा, मन में नहीं रखिएगा प्लीज, और मन में ऐसा नहीं फील करना है कि ना बार बार क्यों पूछूं। एक तो पढ़ने का तरीका है, जितना आप पूछोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। मेरे को यस तो समझ सर। में आया हुआ है, मैं तो आप ही को, तो मकसद क्या है कि जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके माइंड में ट्रांसफर कर दूं, तो आप जब पूछोगे तब मेरे को और क्लैरिटी होगा कि आपका कौन सा फैक्ट आपको समझ में नहीं आया या कौन सा फैक्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया। यस तो सर। हाँ, अब देखिए, दूसरा है, तो हम लोग पहले एक बात कर लेते हैं, एटॉमिक साइज। एटम के साइज से क्या फर्क पड़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, ठीक है।
तो आप ऐसा कर लीजिएगा, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, देखो एरो मैंने दे दिया एक तो। देन आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे एरो का मतलब डिक्रीज, ठीक है। पढ़ो तो Yes, इस लाइन sir. को पढ़ो, पॉइंट नंबर 1 को पढ़ो। When atomic size increases, then ionization energy decreases. गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब एटम बड़ा होते जाएगा तो सर उससे, फिर स्क्रीन चला गया। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीन आ जाएगा बेटा, थोड़ा उधर का नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब स्क्रीन आ जाए तो बता दिया करो मेरे को। अभी आया। हाँ ठीक है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, ठीक है। यस सर। और क्यों घटता भाई, क्योंकि एटम का साइज बढ़ने से, ठीक है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स वो डिक्रीज कर जाता है। मतलब उस फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स के, हाँ वही अट्रैक्शन फोर्स वो मेन पॉइंट है दोनों के। अट्रैक्शन फोर्स ही मेन पॉइंट है, गुड, अट्रैक्शन फोर्स ही मेन पॉइंट है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, बिकॉज जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होते जा रहा है एटम का साइज बड़ा होने से, ठीक है बेटा। यस सर। चलो गुड, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ रही हो, बहुत अच्छा पढ़ रही हो। एनी हाउ देखो दूसरा क्या है, विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको बोले कि न्यूक्लियर चार्ज कहीं पर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। मान लेते साइज कांस्टेंट है, साइज कांस्टेंट है, साइज का अगर कांस्टेंट है तब दूसरा फैक्टर कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा। यस। साइज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया तब दूसरा फैक्टर कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बेटा अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स। हाँ ठीक है। तो Yes, तीसरा sir. क्या याद रखना है, ठीक है बेटा। अगर ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, देन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, कम होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज। क्योंकि एक्चुअली जो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाने से जो न्यूक्लियस का जो चार्ज हो जाता है उसका असर कम हो जाता है, ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो अट्रैक्ट वो घुमा फिरा के अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाता है। और अच्छा से भी डिस्कस करेंगे हम इसका, स्लैटर्स रूल्स वगैरह सब समझाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए। लेकिन अभी खाली हम ये बात कर रहे हैं कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। अच्छा, और क्या करना आपको, ये याद रखना है, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सब ऑर्बिट्स, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सब ऑर्बिट। किसका ज्यादा पेनिट्रेशन होता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा एस जो है, एस का
S का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, देन P से, देन D से एंड देन F से। तो अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन S में है, इलेक्ट्रॉन P में है और D में है और F में है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होगा बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने में? S में ज्यादा होगा, क्योंकि S वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है कंपेरेटिव टू अदर ऑर्बिटल्स, ओके, ऑफ सेम ऑर्बिट। यस सर। और जो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगा मतलब वहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक Yes, पॉइंट sir. देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। और ये जितना भी आप लिख रहे हो ना, मेरे को आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप में डाल दोगे, ठीक है, मेरे को भेज दोगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आप क्या लिख रहे हैं, और वही चीज लिख रहे हैं जो आप मतलब हम लोग सोच रहे हैं करके, ठीक है बेटा। Sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। और कहते हैं कि अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज वो जो आयंस के ऊपर बढ़ते जाएगा, देन आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। किसने क्या बोला सर? मैंने कहा कि मैंने पूछा M+2 M+3। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बताओ। इन तीनों में किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? सर M. कौन सा बेटा? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो M+3। हाँ, वो मतलब M+3 के बाद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, ये देखिए, जनरली डेली लाइफ में ये सब चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं बेटा, कि कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। अब जैसे मान लेते हैं एक नॉर्मल लाइफ का एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमको एक मसाला, मान लेते हैं हमको एक मसाला डोसा खाना है, ठीक है। तो मसाला डोसा खाना है तो एक जगह ये सब जो लगा के रखते हैं ना एकदम इजी वे में, ज्यादा उन लोग का खर्चा नहीं है, मतलब एकदम इजीली। एक होता है पूरा अंदर में एसी वेसी मेंटेन करके रखा हुआ है, वैसा वैसा भी रेस्टोरेंट है, और एक है एकदम 5 स्टार टाइप का, मतलब पार्किंग से लेकर के क्या क्या करके खाना हम लोग को डोसा ही है, लेकिन तो हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि क्या कहाँ पर हमको महंगा मिलने वाला और कहाँ पर हमको सस्ता मिलने वाला है। समझ में आई बात? हेलो, यस सर। कहाँ सस्ता मिलेगा, यस 5 स्टार सर। होटल में या जो इधर में रोड के साइड में एकदम एकदम पूरा भीड़ लगा हुआ है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक तो स्टॉल जैसा लगा हुआ है, एकदम एकदम जल्दी जल्दी बना बना के दिए जा रहा है स्ट्रीट एकदम, वाला, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीट फूड। हाँ, स्ट्रीट फूड, सॉरी। तो स्ट्रीट कौन सा बताइए, कौन सा एकदम इजीली अवेलेबल हो जाएगा एकदम कम पैसे में, बताओ। सर पहले तो 5 स्टार वाला होटल वो महंगा होगा क्योंकि उन लोग का रेटिंग भी बहुत हाई होता है उन लोग के हाँ, तो वो महंगा होगा ना। पूरा फैसिलिटीज को लेकर। हाँ यस सर। लेकिन, हाँ तो वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, तो हमको समझ में आ जाता है ना देख करके ही कि कहाँ महंगा मिलने वाला है, कहाँ मीडियम मिलने वाला है, कहाँ पर एकदम सस्ता मिलने वाला है। यस सर। वही चीज यहाँ भी अप्लाई करना वैसे ही। अब आपके पास 3 चीज है, M+2 M+3, और हमें अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप ही बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा निकालने में? ठीक है, 3 पार्टिकल है आपके पास में, हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे इजीली निकल जाएगा और किससे डिफिकल्ट से निकलेगा, या किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा?
सर m+1 में तो इजीली से निकलेगा हाँ m+ से इजीली क्योंकि निकल उसके जाएगा। पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो चला गया। नहीं नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन सॉरी, कौन बता दिया? पॉजिटिव चार्ज। हाँ, कौन बता दिया कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था? हम लोग को नहीं मालूम कि कितना इलेक्ट्रॉन था उसके पास। इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है, बस इसी चीज की गारंटी है हम लोग के पास कि एक पॉजिटिव चार्ज। गलती से बोल दिया था कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन। कोई बात नहीं। दूसरे के बाद 2 पॉजिटिव है, तीसरे के बाद 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव। हाँ, तो अब देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा और इसमें यस कम सर, एनर्जी लगेगा। ठीक है बेटा, ये वाला केस में यस सर। वही चीज उसमें कहा गया था। डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा ना, तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर ना न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने से ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। एक और पॉइंट है, देखो कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है बेटा, देन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक पॉइंट और है कि IE इंक्रीजेस कब मतलब या तो जो सब ऑर्बिट्स होते हैं वो हाफ फील्ड में रहते हैं या फुल फील्ड में रहते हैं। हाफ फील्ड कंडीशन, फुल फील्ड कंडीशन। हाफ फील्ड कंडीशन मतलब अगर समझ गया, जैसे डी के अंदर या पी के अंदर 3 है तो ये हाफ फील्ड है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फील्ड है। तो जब ऐसा हाँ सर, ये सिचुएशन वाला होगा, बताया था लास्ट क्लास में। हाँ मैंने कब बताया भी था। तो देखिए आज हम लोगों ने, ठीक है, ये आज हम लोगों ने क्या किया है बेटा? देखो हम लोगों ने किया है सबसे पहले, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है उसका डेफिनेशन जाना है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका थोड़ा सा देखा, कैसा प्रोसेस है, ये एंडो है या एक्सो है। फिर उसका यूनिट सब देखा, फिर उसको कुछ कंपेयर किया। यहाँ पर आपको याद करने के लिए है, यहाँ भी आपको याद करने के लिए है, ट्राई पॉजिटिव डाई पॉजिटिव किसको कहते हैं, फिर किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, किसमें एनर्जी कम लगेगा, फिर कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट कर रहा है, ये 5 फैक्टर का नाम का एटलीस्ट शुरू में याद होना चाहिए। फिर कौन बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये सब जब आप याद रखते जाओगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखें, टाइम हो गया, दूसरी क्लास में जाना हमको। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो इसको नोट डाउन करके अच्छा से मेरे को एकदम, इससे पहले भी जो मैंने दिया है वो सबका अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को भेजोगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।